हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जीके जीएस और मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी की फेज फर्स्ट सेकंड में पूछे गए हैं एवं फेज थर्ड और फेज फोर्थ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल, एटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एटली। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के पीएम एटली थे। वहीं पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि जेवी कृपलानी थे। और किसकी सरकार थी? तो बहादुर जफर का शासनकाल चल रहा था, जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत में, नेपाल में, चीन में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। अन्नपूर्ण पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। यदि आपको ऑप्शंस में ऐसा दे दिया जाए कि भारत नेपाल, तो आपको भारत नेपाल ही टिक करना है, क्योंकि ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे हम पहले नेपाल को टिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस दिए गए हैं यमुना की, सिंध की, गोदावरी की, गंगा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा की। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी आपको लंबाई भी याद रखना है। इसकी टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर। और गंडक की सहायक नदी पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी नदी तो गंगा ही है और गंडक की सहायक नदी भी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस दिए गए हैं दुग्ध उत्पाद के लिए, ऊनी वस्तुओं के लिए, मधुबनी चित्रकला के लिए, कलमकारी कार्य के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पाद के लिए। गुजरात में श्वेत क्रांति के चलते दुग्ध उत्पाद के लिए आनंद डेयरी की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। ऑप्शंस दिए गए हैं रोडेशिया, माली, नामीबिया, जंजीबार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोडेशियो। जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशियो था, इसलिए इसे पहले रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं वॉन्डेन्यू, बगदाद तिग्रिस, रोम सिएनी, पेरिस टाइवर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बगदाद तिग्रिस। दोस्तों यहाँ पर ये शहर दिया गया है बगदाद, और ये किस नदी के किनारे है वो दिया गया है। तो देख लेते हैं अन्य शहरों को भी, जैसे कि बॉन है वो राइन नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। रोम है वो ट्राइवर नदी के किनारे स्थित है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए पेरिस, तो आपको याद रखना है कि पेरिस सीन नदी के किनारे है। उपरोक्त तीनों ऑप्शंस में गलत दिया गया था, केवल बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे दिया गया है, ये सही था। लेकिन आपको दोस्तों चारों का याद रखना है कि बॉन राइन नदी के किनारे स्थित है, रोम ट्राइवर नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, वहीं बगदाद तिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस दिए गए हैं मार्टिन लूथर किंग की, नेल्सन मंडेला की, फेडल कैस्ट्री की, फारूक अब्दुल्ला की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला हैं, उन्हें हम अफ्रीकी गांधी या दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे भारत में गांधी जी ने काम किए हैं उसी के चलते इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी वैसे के वैसे ही काम किए हैं, इसलिए इनका उपनाम दक्षिण अफ्रीका का गांधी या अफ्रीकी गांधी भी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, बाकुनित ने, मेलिन कोका ने, जॉर्ज फैकानाउब ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। रूसी क्रांति के चलते कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने ही कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता एक प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं जी शंकर कुरूप, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, महाश्वेता देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति शंकर कुरूप था। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए हैं। तो दोस्तों ये 1965 से प्रारंभ किए गए हैं और ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्णा देवी थी। वहीं प्रथम व्यक्ति पूछा गया है तो महिला और पुरुषों में से दोनों में से सबसे पहले जी शंकर कुरूप को 1965 में यह प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। यदि आपसे पुरुषों में भी पूछे तो जी शंकर कुरूप थे। और वहीं आपसे विशेष रूप से पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है कि यह आशापूर्णा देवी थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। ऑप्शन दिए गए हैं दिलीप कुमार को, राज कपूर को, देविका रानी को और लता मंगेशकर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देविका रानी रॉरिक। देविका रानी को सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये किस के लिए मिला था, किस फिल्म के लिए मिला था, तो आपको याद रखना है कि ये राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी जो कि भारत की पहली मूक फिल्म थी। दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है और किसके लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार 1969 में प्रारंभ किया गया था। वहीं इसकी राशि पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि इसमें पहले 11.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, अब 10 लाख रुपए दी जाती है। वहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो भारत में फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको ये भी याद रखना है कि 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को उनकी मूवी सुपर 30 के लिए दिया गया है। तो आपको दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है और इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि करंट से पुरस्कारों में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऋतिक रोशन को 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है जो कि उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से प्रारंभ है। पहली बार देविका रानी रॉरिक को राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म के लिए दिया गया था और इसमें 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसे अवार्ड्स की राशि भी पूछ ली जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में एक जो खेल होता है उसकी अवधि 60 मिनट होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIDE रैंकिंगधारी खिलाड़ी कौन से खेल खेलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं टेबल टेनिस, टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शतरंज। FIDE रैंकिंगधारी खिलाड़ियों द्वारा शतरंज खेल खेला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन।
जैसे कि आपका पहला मैथ का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 30 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाए। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर। चौड़ाई हमें दी गई है 4 मीटर। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना जाएगा, 8 चौको 32 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन उसमें हमें एक शर्त दी गई है जो कि हमें विशेष रूप से लागू करना है कि यदि आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल में 30 मीटर की वृद्धि हो जाए। दोस्तों पहले हमारा क्षेत्रफल 32 था, लेकिन हमें अब उसमें 30 वर्ग मीटर की वृद्धि करना है, अर्थात हम 30 जोड़ देंगे। तो 32 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 62 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लंबाई को बढ़ाना है। तो देखते हैं दोस्तों कितनी लंबाई बढ़ा ली जाए। हम मान लेते हैं कि हमें x लंबाई बढ़ानी है, तो 8 + x × 4, क्योंकि लंबाई हो गई हमारी, मान लीजिए हमने लंबाई को x बढ़ाया है और पहले हमारी लंबाई 8 थी, तो 8 में ही x बढ़ाएंगे और हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और हमारा क्षेत्रफल था 42 आ गया था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि हम 4 का करते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, 4 × 8 = 32 + 4x = 62। देखिए दोस्तों पक्षांतर करते हैं, 4x बराबर ये 32 इस साइड पहुँचेगा तो 62 में से 32 माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। 4x बराबर जब हमने 62 में से 32 माइनस किए तो हमारा 30 आ गया। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 30/4, तो 4 का भाग जब हम 30 में देंगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी 7.5 मीटर। यदि हम उसकी लंबाई बढ़ा दें तो हमारा क्षेत्रफल 32 में 30 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.5 मीटर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अगर कोण ADC बराबर 117 डिग्री, कोण DCB बराबर 147 डिग्री है, तो कोण DAB का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों अब पहले हम इसे डायग्राम बनाकर देखते हैं, क्योंकि हम डायग्राम से आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं आमने सामने की, लेकिन इसकी दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का हम नामांकन कर लेते हैं, जैसे कि ABCD। यहाँ हमें दिया गया है कोण ADC, अर्थात कोण ADC यानी ये दिया गया है, कितना दे रखा है हमारा 117। तो चलिए दोस्तों 117 लिख लेते हैं। वहीं हमारा दूसरा दिया गया है कोण DCB। दोस्तों हमारा ये वाला कोण दिया गया है DCB बराबर 147, तो लिख लेते हैं 147। और अब हम देखते हैं हमें ज्ञात करना क्या है, तो DAV, अर्थात हमें DAV ज्ञात करना है। DAV यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण हमारा 117 दे रखा है। दोस्तों यदि एक ही लाइन पर बने कोण, ऐसी लाइन है और एक ही लाइन पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं, हम जानते हैं। और दो संगत कोणों का मान 180 डिग्री होता है, अर्थात दो संगत कोणों को यदि हम जोड़ें आपस में तो उसका मान 180 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है एक मान हमारा 117 प्लस यदि मान लीजिए कोण A है, तो कोण A बराबर हम जानते हैं कि 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए कोण A का मान ही निकालना था, DAV यानी A वाला मान निकालना था। तो A बराबर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 117 आ जाएगा। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं जल्दी से 180 में से 117, जिससे हमारा कोण DAV निकल आ जाएगा। तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 हासिल आई 1, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 और ये हो ही जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। चलिए देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को
जो कि मिश्रण है 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पहले हम देखते हैं इस 4 लीटर को। यदि हम इसे 4 लीटर को प्रतिस्थापित कर दें किससे, दूध से, तो करते हैं। यदि हम यहाँ से प्रतिस्थापित 4 लीटर करेंगे तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, 16 लीटर बच जाएगा। 16 लीटर लिख लिया इनटू दूध और जल का पहले हम निकाल लेते हैं कि 16 लीटर में से दूध कितना है और जल कितना है। तो पहले मान लीजिए दूध निकालेंगे तो हम जो निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 लीटर मिश्रण में से 10 लीटर हमारा मिल्क है तो शेष हमारा वाटर होगा यानी पानी होगा। तो 6 लीटर हमारा पानी होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, जो हमने 4 लीटर यहाँ से प्रतिस्थापित किया था उसको हमें दूध में जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ हमारा 10 लीटर दूध आया था उसमें हमें 4 लीटर जोड़ना होगा। तो जोड़ लेते हैं, जैसे कि 10 प्लस 4 बटे 6 हो जाएगा। और हमें दूध और जल का अनुपात निकालना था तो हमने अनुपात में वैसे ही लिख दिए। 10 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं, बटे 6 होते हैं। तो काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, अर्थात जो हम 4 लीटर को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें दूध और जल का अनुपात 7:3 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 20% जल है। इसमें चलिए दोस्तों पहले देख ही लेते हैं। जैसे कि 70 लीटर दूध है उसमें से हमारा 20% तो जल हो गया। तो चलिए मात्रा निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बिंदी से एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगा। तो 70 लीटर दूध में हमारा 14 लीटर जल है, यानी शेष जो भाग आएगा वो हमारा दूध होगा, जो कि हम 70 में से जब 14 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब हम 70 में से 14 घटाएंगे तो 56 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मिलाया जाए कि मिश्रण में 30% जल हो जाए। तो दोस्तों हमें देखना है क्या हो गया। जैसे कि इसमें है कि ताकि नए मिश्रण में कितना जल और मिलाएं कि नए मिश्रण में जल 3% हो जाए। तो दोस्तों हमने निकाला था वाटर बराबर 14 और मिल्क बराबर 56। तो हमें क्या करना है कि कितना मिलाया जाए। मान लीजिए हम 1 लीटर मिला लेते हैं और हमारा मिल्क इतना ही है, तो हमें मिश्रण में क्या मिले, जल 30% मिले। मान लीजिए जल 30% है और 100% कुल टोटल हमारा मिश्रण है, तो 70% हमें क्या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। काटते हैं इसे हम, ये एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएंगे और 7 से जब हम 56 को काटेंगे तो 7 हुआ 2 56। तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 14 प्लस x बराबर 8 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 8 तिया 24। चलिए दोस्तों पक्षांतर करते हैं। x वाली एक साइड, बिना x वाली संख्या एक साइड करेंगे। जब ये 24 के इस साइड 14 पहुँचेगा तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा और हम x का मान निकालेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, जब 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 लीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 लीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों नाभ और धारा से कोई सा भी पेपर हो, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, प्रत्येक में एक क्वेश्चन बन ही रहा है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से शांत जल में तैर रहा है। एक नदी जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रही है, उसमें स्थान ए से स्थान बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ हमें दिया गया है नाप की चाल, तो हमें पता है हम ए से व्यक्त करेंगे नाप की चाल। क्या दी गई है, ए बराबर हमारा दिया गया है 5 किलोमीटर पर हावर। वहीं हमारी धारा की चाल दी गई है 1 किलोमीटर प्रति हावर, तो हम इसे बी से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों यहाँ से हमें ए से बी तक तैर कर जा रहा है। जब हम अनुकूलता में बहेंगे तो हमें पता है हम धारा की कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस बी यानी 5 और 1 6 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। धारा के अनुकूल उसके जाने का टाइमिंग, वहीं वापस लौट के आ रहा है तो धारा के प्रतिकूल लौट के आएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे ए माइनस बी। जब हम 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, दूरी पूछी गई है और हम जानते हैं कि
समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, क्योंकि हमें टोटल समय दे रखा है। इस फॉर्मूले से करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमें क्या समय टोटल दे रखा है, तो हम एक काम करेंगे टोटल समय को लेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले लिखेंगे दूरी मान लीजिए हमारी x है, बटे हमारा चाल कितनी है 6 है जाने के लिए। जब हम A से B तक जा रहे हैं तो हमारी टोटल मिलाकर 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं। भाई हमें आने में दूरी तो सेम ही रहेगी यानी x ही रहेगी। आने में हम धारा के विपरीत आएंगे तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया था हमारा 4, तो x बटे 4 बराबर हमें टोटल समय कितना लग रहा है आने और जाने में 75 मिनट। लेकिन हमें दोस्तों किलोमीटर में दी गई है दूरी, तो हमें समय को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। जब हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, जब 6 से 12 हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x बराबर 75 बटे 60। हम 15 से काट सकते हैं, 15 5 75, 15 चौको 60 यानी 5 बटे 4। तो देखिए दोस्तों ऊपर कितना हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x बटे 12 बराबर 5 बटे 4। देखिए दोस्तों यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर हमें मिलेगा 12, और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर। अर्थात हमने दूरी x ही मानी थी और A से B के बीच की दूरी पूछी गई थी, तो हमारी 3 किलोमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तैराक की अनुप्रवाह चाल 11 किलोमीटर प्रति हावर है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अनुप्रवाह को इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, वहीं प्रतिप्रवाह को अप स्ट्रीम कहा जाता है, क्योंकि अब हिंदी में नाम नहीं आते हैं, इंग्लिश में नाम आते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो ध्यान देना है। चलिए दोस्तों जैसे कि धारा की चाल उन्होंने दी गई है 1.5 किलोमीटर पर हावर है, उस तैराक की प्रति प्रवाह चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें धारा की चाल यानी बी का मान तो दे रखा है 1.5 किलोमीटर पर हावर, और धारा की अनुप्रवाह मतलब उसकी ही दिशा में जाने पर a प्लस बी का मान दे रखा है 11 किलोमीटर पर हावर। तो पहले हम इसे a का मान निकाल लेंगे। a का मान कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बराबर हमें दे रखा है 11 किलोमीटर। यदि हम यहाँ b की जगह 1.5 रख लें तो हमारा a का मान निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों रख लेते हैं a प्लस 1.5 बराबर 11, पक्षांतर करेंगे यानी 1.5 11 की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों माइनस कर लेते हैं, 1.5 को करेंगे तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। 10 में से 5 जाएंगे 5, 11 में से 2 जाएंगे 9, यानी a का मान कितना आ गया हमारा 9.5 किलोमीटर पर हावर आ गया। लेकिन दोस्तों हमें ऑप्शन में 9 पर किलोमीटर हावर भी दे रखा है, लेकिन हमें निकालना है धारा की प्रति प्रवाह, यानी हमें a माइनस बी का मान निकालना है। तो निकालेंगे 9.5 माइनस a का मान 9.5 है और b का मान 1.5 है, तो माइनस कर देंगे। 9.5 में से 1.5 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। हमें यही ज्ञात करना था। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कांति ने 9,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद सुधाकर 8,000 रुपये के साथ उस व्यापार में शामिल हो गई। वर्षांत में उन्हें 6,970 रुपये का लाभ हुआ। लाभ में सुधाकर का हिस्सा क्या था। दोस्तों इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात समानुपात से भी, तो आपको याद रखना है साझेदारी वाला टॉपिक है ये। कैसे करेंगे पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है कांति ने 9,000 का निवेश किया, लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं दी है, तो हम मानेंगे उसने 12 ही महीने, क्योंकि हमें वर्षांत दिया गया है, अर्थात इसने स्टार्टिंग से ही हिस्सेदारी में हिस्सा लिया है और 12 महीने तक काम किया गया है। भाई ये हमारी कांति थी। और हम सुधाकर देखेंगे तो सुधाकर ने 8,000 रुपये का किया है, लेकिन
उसने 5 माह बाद, यानी 5 माह निकल गए 12 महीने में से, तो केवल 7 महीने तक इसने हिस्सेदारी में भाग लिया है। तो चलिए दोस्तों पहले काटते हैं, जैसे कि 1 2 3 बिंदी से हमारी 3 बिंदी कट जाएंगी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात हमारा अनुपात कितना आ गया, 9 तिया 27 और 7 दूनी 14। लाभ में हमें सुधाकर का हिस्सा ज्ञात करना था, तो 27 तो कांति का हिस्सा था और 14 हमारा सुधाकर का हिस्सा आ गया और हमें लाभ दिया गया है 6970। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस हमें ऐसा करना होता है जिसका हिस्सा हमें निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, दोनों का टोटल यानी 27 और 14 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, उसे नीचे लिखेंगे और कुल क्या दिया गया है, लाभ 6970 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं जल्दी, अब इसे काटते हैं। जैसे हम 41 से 6970 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 41 एकम 41। चलिए दोस्तों 69 में से 41 को घटा लेंगे तो हमारा आएगा 48, जो कि हमारा 41 सत्ते में चला जाएगा। तो 41 सत्ते होते हैं 287। तो दोस्तों ये हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ गया 0, यानी 170 × 14। जब हम 170 का 14 में गुणा करेंगे तो हमें 2380 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो दोस्तों लाभ में सुधाकर का हिस्सा 2380, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। निवेश में देख लेते हैं दोस्तों, ए का निवेश था वो बी के निवेश से कितना था, तिगुना था। अर्थात बी ने यदि एक्स निवेश किया है तो ए ने 3x निवेश किया है। वहीं उसके निवेश की अवधि, बी के निवेश की अवधि देख लेते हैं। ए के निवेश की अवधि थी वो बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। मान लीजिए बी ने बाय टाइम काम किया तो ए ने कितना टाइम किया होगा, 2x। यदि बी का लाभ के तौर पर, तो पहले दोस्तों हम इनके निवेश और ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए के निवेश का था 3x और अवधि थी 2y। वहीं हमारा बी का निवेश था x और बी की अवधि थी y। तो देखिए दोस्तों एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे और इनका अनुपात आ जाएगा 6:a। लेकिन हमसे कहा गया है यदि बी का लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले, यानी बी का 1 था, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। मान लीजिए कुल संपत्ति x थी, उसमें बी का हिस्सा कितना मिला, 4000 रुपये। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, x बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा बराबर 4000 हो जाएगा। तो x का जब हम 4000 में से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 28000 रुपये। तो उसका कुल लाभ हो जाएगा 28000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।